अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नून लीग की अगर बात की जाए तो उन पर काफ़ी लंबे अरसे से तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी पादाश में हमने ये देखा कि उस्मान डार साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा रह चुके हैं पहले, उनकी वालिदा की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए कि पुलिस की तरफ से प्रेशर डलवाया जा रहा है ताकि कागजात नामजदगी में ना जमा करवा सकूं। प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि अक़लियती सियासत के ऊपर भी चंद ख़ानदानों का जो असर व रसूख है उसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह से ये ख़ानदान मोनोपोली हासिल करते हैं पॉलिटिक्स पर भी और अक़लियती कम्यूनिटीज़ पर भी। लेकिन सबसे पहले आज की जो आम खबर रही उसको डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल से मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और आलामिया जो सामने आया उसमें यही कहा गया कि नशिस्तों की जो तकसीम है इसमें इर्रेगुलरिटीज़ हैं। इसके अलावा इंतखाबी तरीक़ा कार की अगर बात करें या हल्का बंदियों की बात करें, इसमें शफाफियत नहीं नज़र आती। और साथ साथ उन्होंने ये भी इस आलामिया में शामिल किया कि जो तर्ज़ अमल है इलेक्शन कमीशन का, बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, उसमें हमें नज़र यही आता है कि जो तर्ज़ अमल है ये शकूक व शुबहात से भरा हुआ है। और एक बड़ी चीज़ ये रही कि इस आलामिया के तहत पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह कन्वे किया कि अगर ये शकूक व शुबहात दूर नहीं होते और शफाफियत इंतखाबात से पहले इंश्योर नहीं की जाती तो एक वकला तहरीक भी जन्म ले सकती है और इस वकला तहरीक के ऊपर हमारी मुशावरत जारी है। तो इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कानूनी माहिर हैं और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की जो कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। हसन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीबीसी के? एक तो बड़ी अहम बात जो हम करना चाह रहे हैं कि बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एक स्टैट्यूटरी बॉडी, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और उसके लिए जो टाइम फ्रेमवर्क दिया गया 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से, तो वो इस वक्त कटाई में पड़ता नजर आ रहा था, जिसके लिए हमने ये जरूरी समझा कि हम अपनी इसमें इनपुट दें और ये वादे कर दें कि किसी इलेक्शन की किसी सूरत भी जो है वो डिले वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना एक बात है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना दूसरी बात है। और उस पे हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की अवाम का इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, वो हम चाहते हैं कि वो दूर होने चाहिए। और बतौर विसल ब्लोअर हम काशन के तौर पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इदारा आपको वाच कर रहा है, डीपली वाच कर रहा है और किसी किस्म की कोई इर्रेगुलरिटी और लाकानूनियत या गैर आईनी इकदाम वो नहीं उठना चाहिए। अच्छा, we will protect the constitution, we will protect the decision of the honorable supreme court of Pakistan। सही। लेकिन इसके अलावा जो हल्का बंदियों के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर अगर इलेक्शन कमीशन भी हरकत में नहीं आता और आपके जो मुतालिबात हैं पूरे नहीं होते, फिर तहरीक चलेगी, क्या होगा उसका? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, हल्का बंदियों का जहां तक तल्लक है वो हमें पता है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हल्का बंदियां जब स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है तो हल्का बंदियों वाला सिलसिला खत्म हो जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक वर्डिक्ट भी आ चुका है और हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। ये हमने एज एग्जाम्पल कोर्ट की है कि ऐसे ऐसे काम आपने किए हैं, आइंदा ये काम ना हो और 8 फरवरी तक जो है वो बिल्कुल आप सही तरीके से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। वैसे आप जानिबदारी का कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो आज चीमा को उन्होंने ओहदे से हटा दिया, तो आपको लगता नहीं है कि देखिए ये अब मैं उसका ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन हम बहरहाल ये चाहते हैं कि गैर जानबदाराना और जिसको नजर आने चाहिए अवाम को। अवाम देखिए किसी ऐसे इलेक्शन के मुतामल नहीं हो सकते जिसको बाद में पॉलिटिकल पार्टीज उंगलियां उठाते रहे, एतराज करते रहे, ऑब्जेक्शन हो और अगले जो 5 साल है वो भी इसी चक्कर में चले जाए। पाकिस्तान को
स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी चाहिए, और वो तब मुमकिन है कि अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। सही। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई अगर होती है तो लोग तो ये भी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब रिप्लेस भी नहीं हो सकते, इस पॉइंट पे मजीद इंतखाबी अमल तवील हो जाए। आईनी तौर पे बिल्कुल ठीक है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मौके पे, लेकिन आप देखें ना कि अगर ये कासर होते हैं फेयर और फ्री इलेक्शन कराने में, तो फिर इनके लिए क्वेश्चन तो बनता है कि वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था अगर हम ये इस तरह के काशन ना दें। अच्छा, इसके अलावा तहरीक के हवाले से बताइए, कोई वकला तहरीक चलाने का भी आप कह रहे हैं कि मुशावरत जारी है? वो बिल्कुल हम लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस इसी महीने के आखिर में बुला रहे हैं, उससे फिर हम मुत्तफिका तौर पे फैसला करेंगे कि हमने किधर जाना है। तो एजिटेशन अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान इस पॉइंट पे? देखिए, हम चाहते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े तो हम जाएं। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये एक कॉशन के तौर पे एक बात की है कि वो कम अज कम इसको मद्देनजर रखें और ये देखें कि पाकिस्तान के वकला जो हैं वो सोए हुए नहीं है, वो जागे हुए हैं और आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की पासदारी करेंगे। वकला भी खासे पोलराइज रहे हैं रिसेंट पास्ट में। ये बताइएगा कि अभी इस पॉइंट के ऊपर सब एक हैं या फिर इस पर भी डिवीजन है कोई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है आज हमारी स्टेटमेंट के बाद, तो वकला एक पेज पे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि वकला इस पर एक पेज पर हैं कि इंतखाबी अमल अगर हो रहा है तो वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए ताकि तमाम पार्टीज़ के लोग उंगली ना उठा सकें और जो मैंडेट जो कि आवाम के वोट से आएगा उसकी भी रिस्पेक्ट बरकरार रहे। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत की बात करते हैं। और नून लीग की अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब ख़बरों की जीनत रहे। उसकी वजह यह है कि उस्मान डार साहब जो कि पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनकी वालिदा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सरफेस करना शुरू की जिसमें वो एहतजाज कर रही हैं, ये बता रही हैं किस तरह सियालकोट पुलिस ने ख्वाजा आसिफ साहब के इमाम पे उनके बकौल चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पहले आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं उस्मान डार साहब की वालिदा की, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। तो आपने सुना कि उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं उनका कहना यह है कि मैं कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकूं, इसीलिए पुलिस का इस्तेमाल करके मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। इसी पर हम बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, नून लीग की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर कि वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं उस्मान डार साहब की वालिदा को ताकि वो टिकट के लिए अप्लाई ना कर सकें। क्या लगता है आपको कि इसमें शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? आप सिंपथाइज करती हैं उनसे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुजम्मिल आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके प्रोग्राम के लिए। जहां तक इस इंसिडेंट की बात है, अगर तो ये इंसिडेंट ऐसे ही हुआ है जैसे वो रिपोर्ट कर रही हैं तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत भी करूंगी और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन तस्वीर का हमेशा एक दूसरा रुख भी होता है और दूसरा रुख ये है कि अब आप उनकी लैंग्वेज देख लीजिए खुद ही कि वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को जो पंजाब पुलिस का भी गालिबन इसके ऊपर वर्डिक्ट आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उमर डार जो है वो चूंकि कैंट के हमले के अंदर भी मुलविस हैं, उनके ऊपर 2-3 FIR शायद और वो इश्तिहारी भी हैं, तो उनके लिए जो है वो उन्होंने रेड किया और वहां पर ये जो वीडियो में आपको जिस तरह से नजर आ रही है, तो जरा सोचिए कि जब पुलिस ने रेड किया होगा तो इन सब का बिहेवियर क्या होगा। और जो गिरेबान का खुला हुआ है, मैं कहना नहीं चाहती, मैं खातून हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मुझे अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ रहा है। उनके ये बटन्स हैं फ्रंट के ऊपर जो खुले हुए हैं और अब इससे पे मजीद मैं अगर कुछ ना कहूं तो शायद बेहतर होगा, लेकिन गुजारिश यह है कि सियासत में इतना नहीं आगे चले जाना चाहिए कि आप किसी भी हद तक गुजर जाए। आपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने करा दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कभी अपने जो मुखालिफिन है उनके कभी नॉमिनेशन पेपर चैलेंज नहीं किए और आपको पता है पिछली दफा भी जब इनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुई थी तो बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब ने इनसे माजरत की थी, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरी बात से। लेकिन मोहतरमा कुछ ज्यादा आगे जा रही हैं कुछ उनकी, और फिर ये है कि उनके अपने बच्चों की लैंग्वेज सुन लीजिए। अभी सोशल मीडिया पे भी वो क्लिप्स कुछ सर्कल कर रहे हैं जो आपने अगर देखे हो मुजम्मिल, जिसके अंदर उमर डार हो या उस्मान डार हो, वो मरियम नवाज के बारे में जो है वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस्मान डार का तो एक टीवी प्रोग्राम का क्लिप भी चल रहा है
जिसके अंदर जब मरीम नवाज साहिबा के रात को कमरे के अंदर जो है वो दरवाजा तोड़ के पुलिस घुसी थी, उसके ऊपर वो कह रहा था बड़ा अच्छा हुआ था, यही होना चाहिए। तो इससे मैं अब अज़मा साहिबा, लेकिन यही तर्ज अमल अगर उनके साथ होता है तो ऑब्वियसली वो टेट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स से तो किसी को फायदा नहीं होगा ना। एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना, ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, या अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के पास, अब ये भी पता नहीं पीटीआई में है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन बात यह है कि आप जो है वो इस तरह तो आगे ना बढ़ जाए ना कि बिल्कुल ही आपने अब महरूमियां और दुख और वो जो है वो एक अजीब किस्म का मेलोड्रामा सेल करके आप जो है वो वोट लेना चाहते हैं। बात यह है कि पहले जवाब देना, जो जिस भी हुकूमत में शामिल थे इनके बेटे उस्मान डार साहब, उस हुकूमत ने डिलीवर क्या किया था, अब वो आगे वो क्या करने करेंगी, किस पार्टी से आ रही है, आजाद आ रही है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो आवाम को देगी क्या, हर रोज मतलब गिरबान फाड़ लेंगी या जो है। लेकिन देखिए ना, उस्मान डार साहब ने तो डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, उन्होंने शैतानी सियासत भी कह दिया 9 मई के वाक़े को। आज आपने देखा है, आज मुजम्मिल आपने शायद देखा नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, वो आज कहीं आए हैं मीडिया पे, जी मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने लूज लैंग्वेज किया है। हाँ, उनकी आज भी लैंग्वेज आप अगर उस्मान डार साहब की देख ले, उस्मान डार साहब की लैंग्वेज देख के नजर आता है कि उनकी तरबियत कैसी हुई हुई है। वो पहले जब हुकूमत में थे, जब उनका सरिया बहुत था गर्दन के अंदर, तब भी यही हाल था और अब भी शायद वही हाल है। लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मजीद पोलराइजेशन, पाकिस्तान मजीद ये गंदगी और इस मेलोड्रामास का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर एक को अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर अवाम के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस वक्त अवाम वोट जो है वो किसी के टोपी ड्रामे देख के नहीं देना चाहते, ये अवाम जो है वो किसी की एक्टिंग का नंबर नहीं देंगे, वो देंगे कि हमारे लिए क्या कर सकते हो, हमारे लिए क्या किया था, क्या कर सकते हो, और यही इलेक्शन कैंपेन होती है। इस तरह के ड्रामे इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। अज़मा साहब, लेकिन देखें ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेशक उस्मान डार साहब की वालिदा ये फरमा रही हैं कि कागजात जमा करवाने से रोकने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो आपकी पार्टी से थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड और अभी सतह हमवार नहीं है तमाम पार्टीज के लिए कंटेस्ट करने के लिए। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। ही वाज वन ऑफ योर पार्टी मेंबर्स इन द पास्ट और वो वजीर आजम भी बने। तो अब आपको लगता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ पीटीआई के लोगों को ही हैं और लोगों को नहीं है? यस, ही वाज, आपने दुरुस्त कहा। और इस वक्त उनकी टोन, उनके अल्फाज जो हैं वो मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, इनको तो फील्ड मिला था ना, इन्होंने फील्ड तबाह बर्बाद कर दिया और फिर फील्ड को आग लगा दी जो 9 मई को हुआ। देखिए इस वक्त पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो उनके खुद के अमाल है मुजम्मिल। उसके अंदर हमने तो नहीं कहा था ना कि मतलब फौज के खिलाफ बगावत कराने की कोशिश करो, हमने तो नहीं कहा था कि जाकर 20 शहरों में एक वक्त में आग लगा दो, हमने तो नहीं कहा था कि मार दो और इनके घरों में घुस जाओ, श्रीलंका पाकिस्तान को बना दो, ये नैरेटिव बनाओ, हमने तो नहीं कहा ना। जो पीटीआई ने बोया है आज वो काट रही है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा ना, हम कल किसी भी ज्यादती को, किसी भी सियासी स्टंट को ना पहले कभी सपोर्ट करते थे ना आज करते हैं। लेकिन ये बात लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा कि नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को दोबारा जेल में भेज दें और जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको टेलीफोन कराए जाए, उनको कहा जाए टिकटें वापस कर दें नून लीग की, या जो है वो लोग जो हमारी पार्टी के ओहदेदार हैं उनको जो है वो डरा के घर बिठा दिया जाए। ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इनको। इसके अलावा जो आज की डेवलपमेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं ये बाइस्ड हैं, हल्का बंदियां जो हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वकला तहरीक चल सकती है। तो नून लीग कैसे देख रही है सिचुएशन को? देखिए पहले तो मैं चूंकि खुद वकील हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस बारे में बात करना, लेकिन कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान बार के आपस में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से, हल्का बंदियों का बहाना हो या वो किसी और चीज का बहाना हो, वो बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। ना इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, ना किसी की ख्वाहिश पे इलेक्शन मुलतवी होंगे। मुझे हैरत यह है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है, लेकिन वो माशाल्लाह महारथी जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 2018 का इलेक्शन कराया था, जो आरटीएस वाला इलेक्शन था, उसके ऊपर तो उस वक्त की पाकिस्तान बार काउंसिल को बिल्कुल पता नहीं चला। उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिनको नजर नहीं आया कि ये क्या हुआ।
सो ये इसको किसी भी तरह की, मैं फिर वाइंड अप करते हुए कहूंगी, मतलब इस पे आप अपने वकला भाइयों का साथ नहीं दे रही, इस पे आप ना इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, किसी सूरत में इलेक्शन मुलतवी करने की किसी भी साजिश को पीएमएलएन जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब रिपीटेडली ये नैरेटिव जो है वो बता रहे हैं अवाम को कि 3 बार जिस तरह से उनको ओहदे से हटाया गया और नाइंसाफियां हुई, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि आपने 3 बार टकराव की सियासत की, अब भी आप यही करेंगे। तो पीपल्स पार्टी आपकी 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा रही, अब वो सिंपथाइज नहीं करते आपसे, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टंट है। जाहिर है उन्होंने बेचारों ने पॉलिटिक्स जो है वो करनी है, उनको लगता है कि वो एंटी पीएमएलएन वोट जो है वो इस तरह की बातें करके गेन कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो ये कहते हैं कि मियां साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेते हैं, भुट्टो ने भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली थी ना, बेनजीर भुट्टो जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर ही उन्होंने अपनी जान दी ना। तो ये अजीब बात है, बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल हकायक से ज्यादा बात करते हैं। अब ये भी वो बात करते हैं कि जी मियां साहब 3 दफा बारी ले चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब को याद नहीं रहता कि 2 दफा मोहतरमा और 1 दफा यूसुफ रजा गिलानी, 3 बारियां तो ये भी ले चुके हैं। लेकिन उनको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उनको कुछ कहना ही कहना है, उनके पास क्योंकि मंशूर बताने के लिए नहीं है, अपनी कारकर्दगी बताने के लिए नहीं है, तो वो एंटी पीएमएलएन वोट को उनको लगता है कि इस तरह से तंज करके, इस तरह से कड़वी बातें करके, इस तरह से बेहुदा और बेसरोपा इल्जामात लगाकर जो है वो वोट ले सकते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो आपके हक में बाइस्ड है। कमाल है। अब मैं इस पे, मुझे छोड़े, मैं क्या कहती हूँ, जरदारी साहब क्या कहते हैं? जरदारी साहब कहते हैं मौसम नकवी मेरा बेटा है, जी, और वो कह रहे हैं इनको पता ही नहीं किसी बात का, वो कहते हैं इनको पता ही नहीं है किसी बात का, तो उनके बेटे को किसी बात का पता नहीं है, इसमें मैं क्या कमेंट करूं, बताओ। अच्छा, ये बताइए कि सीट एडजस्टमेंट की जो पंजाब में सूरत हाल है उस पर कुछ चेंज हमने देखा है कि नहीं? चौधरी सालेह हुसैन साहब तो ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन नून लीग ये कह रही है काफ लीग के अलावा किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो ये हो क्या रहा है? नहीं मुजम्मिल, ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है। तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पीएमएलएन के साथ एडजस्टमेंट करना चाहती हैं, बिकॉज पीएमएलएन ही है जो उनको कुछ ऑफर कर सकती है, और जो कोई ऑफर कर सकता हो उसी के साथ कोई बैठता भी है। लेकिन हमारे लिए यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक एक सीट के ऊपर 8-8, 10 कैंडिडेट्स हैं। हमारे पास जगह निकालना, किसी और पार्टी को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ टीम्स जो है वो अपना होमवर्क कर रही हैं, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर पार्टी लीडरशिप जो है वो हतमी फैसला करेगी, उसमें एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी सीटों पे होगी और क्या फॉर्मूला होगा, ये यकीनन थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो जो पार्लिमानी बोर्ड के हमने देखा है इजलास भी होते रहे हैं आज, तो टिकट्स का ऐलान फिर कब करने जा रहे हैं? इसमें हिंड्रेंस क्या है? नहीं, हिंड्रेंस नहीं है, एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है जिसके तहत जो है तमाम टिकट्स का अनाउंसमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा। और इस वक्त भी अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फैसलाबाद बोर्ड की जो डिवीजन की मीटिंग है वो अभी भी चल रही है। सो 8-8, 9-9 घंटे की जो है वो मुसलसल यहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं। हम ही एक पार्टी हैं मुजम्मिल जिन्होंने सिस्टमैटिकली पाकिस्तान जो ये हमारी इलेक्शंस है इसकी कैंपेन को और इसके प्रोसेस को अडॉप्ट किया हुआ है। इंटरव्यूज हो रहे हैं, बोर्ड्स बने हैं, मैनिफेस्टो हमारा तकरीबन तैयार है। उसके साथ साथ एक कैंपेन, बड़ी अग्रेसिव कैंपेन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, मरियम बीबी, हमदा साहब जो है वो आपको निकले हुए ग्राउंड में नजर आएंगे। तो ये हिंड्रेंस नहीं है, एक प्रॉपर टाइम की बात है। कुछ हल्के जो है उनके अंदर यकीनन हमारे पास जहां पे ये है कि दोनों बड़े कॉम्पिटेंट उम्मीदवारान हैं, वहां पर किसको चूज किया जाए, किसको जो है वो छोड़ा जाए, और अगर छोड़ा जाए तो किसी की दिल आजारी ना हो, ये जाहिर है टेक्निकल बातें होती हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारे तमाम उम्मीदवार जो है उनका अनाउंसमेंट कर दिया। साहिबा, ये गुजरांवाला से अशरफ अंसारी साहब जो एक्स एमपी हैं उनको सुना इजलास से बाहर निकलवा दिया आज? नहीं, आज तो नहीं था, उनका इजलास आज नहीं था, और इजलास की कार्रवाई जो है वो नहीं। वैसे कसूर क्या था उनका? कसूर उनका सबसे बड़ा ये है कि वो पार्टी को डिच करके गए थे, और अंसारी साहब जो है वो उनके कुछ एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है, उनको मैनर्स नहीं है शायद गुफ्तगू करने के, और ये हम कई दफा देख चुके हैं। सो इसके ऊपर मजीद में अगर बात ऐसा तो नहीं कि लीडरशिप से इख्तलाफ करने की वजह से ये हुआ? जी, लीडरशिप से इख्तलाफ करने की वजह से तो नहीं उनको? नो, कोई इख्तलाफ वो करते तो फिर आए क्यों थे टिकट लेने के लिए? अगर उनको लीडरशिप से इख्तलाफ था तो फिर वो टिकट लेने के लिए क्या करने के लिए आए थे? वो साहिबा, मैनिफेस्टो में क्या फोकस रहेगा पीएमएलएन का शॉर्टली, क्योंकि अब तक पता नहीं चल सका पाकिस्तान के अवाम को? पहला की होगा यकीनन इकोनॉमी, चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ हर गरीब आदमी की, आम आदमी की जेब रिलेटेड है, और इकोनॉमी, महंगाई, गुर्बत
इसको जो है वो बेहतर किया जाए, इसके अंदर कंट्रोल किया जाए तो आम आदमी के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इकोनॉमी हमारा जो है वो एक फर्स्ट हेडर है। उसके बाद यकीनन जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, खारजा पॉलिसी है, वो भी शामिल है, सेहत, तालीम, इवन SDGs, और हमने इस दफा एनवायरनमेंट को भी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में हम जगह दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे बाहर हैं स्कूलों से, उनके बारे में, सेहत की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से, यूथ के बारे में जो है वो बहुत कंसर्न है, टूरिज्म के बारे में हम जो है वो बहुत सारा, सो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो मैनिफेस्टो है जो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम मसाइल को केटर करता है। अज़मा साहिबा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो सकता है कि आपके इल्म में भी हो, मलिक बशीर अवान साहब, शाकिर बशीर अवान साहब गालिबन जो नून लीग के टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और खुशाब से, तो इनके ऊपर 2018 में एक रेप की FIR भी मौजूद है। तो पार्टी कंसर्न है इस चीज़ को लेके कि उनको टिकट ना मिल जाए और दोबारा बैशिंग ना हो? फिर तमाम चीजें देखी जाएंगी मुज़म्मिल। मुझे मैं एग्जैक्टली इन साहब के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यकीनन तमाम चीजें देखी जाएंगी। अगर ये कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं तो यकीनन पार्टी उनको टिकट जो है वो नहीं देगी। लेकिन तमाम चीजों को देखकर जो है, और अभी जाहिर है उनको टिकट अलॉट नहीं हुआ, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी ऐसे शख्स को टिकट अलॉट हो जाए तो फिर यकीनन मैं जवाब देने की पोजीशन में होंगी। अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, एक सीट के ऊपर 12-12, 14-14 लोगों ने अप्लाई किया। चले, हम इंतजार करते हैं कि पार्टी उनकी टिकट की दरखास्त को रिजेक्ट करती है एक्सेप्ट। बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के जो अपने जो सियासी हथकंडे थे जिसके तहत तसादुम की पॉलिटिक्स की गई, उसकी वजह से उनको वो फेस करना पड़ रहा है जो वो आज फेस कर रहे हैं। मैनिफेस्टो के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक रोज़ पहले की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइनॉरिटीज़ मनाया जा रहा था, और अगर माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में बात की जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त की तकरीर थी वो अक्सर कोट की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड चर्चेस। स्टेट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो 4% जो पाकिस्तान में अक़लियत है, जो कि 40 लाख से ज़ायद अक़लियती वोटर्स बनते हैं अगर इलेक्टोरल टर्म्स में बात की जाए, वो किस तरह से अपने उम्मीदवारान को चूज़ करते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करते हैं पार्लियामान में अपनी, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 अगर इसको डिस्कस करें तो कौमी असम्बली में 10 और आर्टिकल 106 के तहत सूबों की अगर हम बात करें तो 24 सीटें मुख्तस की गई हैं, यानी कि ये वो सीट्स हैं जिसमें माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाता है। और इसकी तकसीम की अगर हम बात करें तो सिंध में 9 होती हैं, पंजाब की 8, बलोचिस्तान की 3, खैबर पख्तूनख्वा और सेनेट में 4-4 सीटें मुख्तस की जाती हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी जो आज हमने आपको सुनानी है वो एक ख़ानदान से मुतल्लिक है। इस ख़ानदान में 8 शख्सियात हैं और 3 पार्टीज़ भी हैं, यानी कि इस ख़ानदान की जो कौमी असम्बली में पहुँचने की रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ़ किसी एक मखसूस पार्टी से नहीं है, बल्कि वो अक्रॉस द पार्टीज़ एग्जिस्ट करती है। और ये बात हो रही है जामशोरों के ज़िले की, जहाँ का एक सियासी ख़ानदान है। इस ज़िले में दरअसल 4 तहसीलें हैं, और इन 4 तहसीलों में से जिस तहसील को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस तहसील का नाम है थानो बोला खान आबादी। एक मखसूस ख़ानदान जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनका ताल्लुक़ इसी थाना बोला खान आबादी से है। इस सारे ख़ानदान में एक चेहरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिस चेहरे से ही रिलेटेड ये शख्सियात हैं, उनकी हम बात करें तो खेलदास कोहिस्तानी साहब जो नून लीग की तरफ से 2018 में मखसूस नशिस्त से कौमी असम्बली के मेंबर जो हैं वो मुंतखब होते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब के 2 मामू यानी कि लाल चंद अकरानी हैं और इसके अलावा मोहन लाल हैं। पीपल्स पार्टी के ये ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार रह चुके हैं, बल्कि लाल चंद अकरानी साहब की अगर बात की जाए तो 2 बार वो मखसूस नशिस्तों से मुंतखब हुए। मोहन लाल साहब की बात करें तो मोहन लाल कोहिस्तानी 2008 में सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर रहे। इसी तरह अगर राजा आसर मंगलानी की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती विंग के मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। यानी कि पहले नून लीग की बात की गई और अब PTI का आपको बता रहे हैं कि PTI के दौर में महकमा औकाफ बोर्ड के वो मेंबर भी थे। एक और शख्सियत ज्ञानचंद असरानी की अगर हम बात करें तो ये भी खेलदास कोहिस्तानी के ना सिर्फ कज़न है बल्कि रिश्ते में इनके समधी भी हैं। इनके पास जो पोर्टफोलियो रहा वो 2018 से 23 तक पीपल्स पार्टी के सीट पर सिंध से सूबाई वज़ीर अक़लियत का था, यानी कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है। एक और शख्सियत जो खेलदास कोहिस्तानी के कज़न हैं, इनका नाम जयप्रकाश अकरानी है।
जो 2018 में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्त पर कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और 9 मई के वाक़े के बाद ये पार्टी से अलहदा हो गए। इसी तरह एक और किरदार भी हैं जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उनका नाम है जीला राम कलवानी। ये तहरीक इंसाफ के दौर में चेयरमैन अक़लियती कमीशन रह चुके हैं। ये भी रिश्ते में खेलदास कोहिस्तानी के कज़न हैं। आखिरी शख्सियत की अगर हम बात करें तो वो हैं दिया राम असरानी। इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और ये भी 2008 में सूबाई वज़ीर जंगलात रह चुके हैं और इसके अलावा ये कज़न भी हैं खेलदास कोहिस्तानी के। तो ये 8 शख्सियात हैं, एक ही ख़ानदान से इन शख्सियात का ताल्लुक़ है। तो ज़रा इसको अगर हम एक बार रिकैप कर दें आपके लिए, तो खेलदास कोहिस्तानी 20 में नून लीग के मखसूस नशिस्त से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते हैं। इसके अलावा नून लीग के वो अक़लियती विंग के सदर रह चुके हैं और अब भी हैं गालिबन, और उनका ताल्लुक़ सिंध के ज़िला जामशोरों से है। लालचंद अकरानी जो खेलदास कोहिस्तानी के ही मामू हैं, सिंध असम्बली से 2013 में पहली बार और 2018 में दूसरी बार पीपल्स पार्टी के लिए वो मखसूस नशिस्त से मुंतखब होते हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी के माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं। उनका ताल्लुक़ जामशोरों से है। मोहन लाल कोहिस्तानी को हमने डिस्कस किया जो खेलदास कोहिस्तानी के मामू हैं। 2008 में सिंध से सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर वो रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जामशोरों के सदर रह चुके हैं। उनका ताल्लुक़ जामशोरों से है। राजा आसिर मंगलानी की बात करें तो वो भी कोहिस्तानी साहब के समधी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती विंग के मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। PTI दौर में महकमा औकाफ बोर्ड के वो मेंबर नामजद हुए थे। उनका ताल्लुक़ भी जामशोरों से है। ज्ञान चंद असरानी की हमने बात की जो खेलदास साहब के कज़न हैं। 2018 से 23 तक वो सिंध के सूबाई वज़ीर अक़लियत वो रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ भी जामशोरों से है। जयप्रकाश अकरानी की हमने बात की, वो भी खेलदास कोहिस्तानी के कज़न हैं। 2018 में तहरीक इंसाफ की तरफ से मखसूस नशिस्त पर वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं। 9 मई के वाक़े के बाद वो PTI से दूरी इख्तियार करते हैं। ताल्लुक़ ज़िला जामशोरों से है। फिर हमने बात की चेला राम कलवानी साहब की जो खेलदास कोहिस्तानी के रिश्तेदार हैं। PTI से ताल्लुक़ है। PTI के दौर में वो चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन रहे और 2022-23 में चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन भी रह चुके हैं। जामशोरों से ही उनका ताल्लुक़ है। और दिया राम असरानी खेलदास कोहिस्तानी के जो कज़न हैं, 2008 में सिंध असम्बली में सूबाई वज़ीर जंगलात वो रह चुके हैं। वो भी खेलदास कोहिस्तानी के कज़न हैं। तो अगर इस लंबी कहानी को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये बनता है कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में पहले ही रिप्रेजेंटेशन उस तरह की हासिल नहीं कर पाती जो कि उनके पास होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो उनका एग्जिस्ट नहीं करता। ज़िया-उल हक़ साहब के मार्शल लॉ के अंडर ये पॉलिसी आई थी जिसमें जो नॉन मुस्लिम वोटर है उसका अलग इलेक्टोरेट था। लेकिन अब जो पार्टी के सरबराहान हैं, बेशक वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, वही नामज़द करते हैं कि इस असम्बली में कौन पहुंचेगा। तो ये जो 40 लाख की आबादी है माइनॉरिटीज़ के वोटर्स की, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का वो हक़ नहीं रखते जो होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक ही ख़ानदान की हमने आपको मिसाल दी है जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि पूरा फैमिली ट्री है वही कौमी असम्बली में पहुँच रहे हैं और इसमें कोई पार्टी की आइडियोलॉजी भी शामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सभी एक ही ख़ानदान से अपना माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं। और इसमें ये सवाल आपके लिए हम छोड़े जाते हैं कि आया माइनॉरिटीज़ को वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है जो मिलनी चाहिए? क्या ये 40 लाख वोटर डिज़र्व नहीं करते कि अगले इलेक्शन में वो अपने वोट से इंतखाब करें कि पार्लियामान के अंदर कौन जाकर उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनकी नुमाइंदगी करेगा? और क्या एक ही ख़ानदान में इतने टिकट्स बांटने पर इन 3 बड़ी सियासी जमातों से सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह माइनॉरिटी टिकट्स जो हैं वो 3 पार्टीज़ एक ही ख़ानदान को दे रही हैं जिनकी 8 शख्सियात हैं और ये 8 की 8 शख्सियात आपस में रिलेटेड इस तरह हैं कि खेलदास कोहिस्तानी साहब के या वो कज़न्स हैं या फिर मामू हैं। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं खेलदास साहब का भी टेक लिया जाए, लेकिन उससे पहले बात करने के लिए माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा शर्मा साहब और हिंदू मंदिर एसोसिएशन जो है मैनेजमेंट कमेटी, उसके भी वो सदर हैं। शुक्रिया कृष्णा साहब। आपको बताएं कि जिस तरह से ये सूरत हाल डेवलप हुई कि एक डिस्ट्रिक्ट है और उसमें एक ख़ानदान में 3 पार्टियां 8 मेंबर्स को टिकट दे चुकी हैं और ये पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी, तहरीक इंसाफ भी। क्या लगता है कि ये फेयर है कि अक़लियती सियासत के ऊपर भी ख़ानदानों की मोनोपोली कायम हो चुकी है? देखें, इस सवाल को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान में 4.5 मिलियन हिंदू रहते हैं
और उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनकी तादाद 90% से ज्यादा है। लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में या जो रिजर्वेशन है माइनॉरिटी के लिए मखसूस, उसका हिस्सा नहीं बनते। उसकी बहुत सी वजूहत है। एक वजह यह है कि वो इस तरह से एक्सेस नहीं रखते पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन मेकिंग पे। फिर जो माली वसाइल का इस्तेमाल है इलेक्शन प्रोसेस में, वो आम गरीब भील मेघवार कोली अफोर्ड नहीं कर पाता उस तरह से, क्योंकि हमने सिस्टम को ऐसे बनाया हुआ है कि कोई गरीब आदमी, पसमानदा आदमी, चाहे कितना अच्छा एक्टिविस्ट हो, कानूनी माहिर हो, लेकिन वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं ले सकता कि उसके माली वसाइल उसकी इजाजत नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, जो ये लोग आते हैं, ये माली तौर पे मुस्तहकम होते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के साथ अच्छे मरासम होते हैं, उनके डिनर्स, उनकी लंच, उनकी बाकी जो लवाजमात हैं उनको वो पूरा करते हैं, इसलिए वो हमेशा फेवरेट होते हैं। वो कोई भी पार्टी हो, ये पार्टी पे कोई मामला नहीं है, ये बेसिकली सिस्टम की गलती है। और इसको अगर इस दफा एड्रेस नहीं किया गया तो जो मेजॉरिटी हमारे लोग हैं, जो गरीब पसमानदा लोग हैं, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मायूसी है, वो बहुत इंतहा को पहुंच चुकी है। और उनके मसाइल का हल ना होना भी यही वजह है। आपने ठीक निशानदेही की है कि एक खानदान जो एक बिजनेस करता हो, जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी में ना हो, लेकिन वो सब बटे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, कोई मतलब एक मुस्लिम लीग नून की माइनॉरिटी विंग का सदर है, एक पीपल्स पार्टी की माइनॉरिटी विंग सिंध का सदर है, एक पीटीआई की मरकजी सदर है माइनॉरिटी विंग का। इस तरह से मतलब सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनकी एफिलिएशन है, और वो जाहिर है माली वसाइल भी उनके पास है, तो वो टिकट जो लेने का प्रोसेस है वो आसानी से उनको हासिल हो जाता है। भील कोली मेघवाड़ जो बाकी लोग हैं, जिनकी आबादी भी ज्यादा है, मसाइल भी ज्यादा है। मतलब कृष्णा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस टिकट हासिल करने के पीछे भी एक तो कास्ट का असर और रसूख है, और दूसरा कारोबारी जो ताकत है इन खानदानों की, वो असर रसूख जो है वो क्रिएट करती है। अब ठीक कह रहे हैं, माली वसाइल यस, कारोबार भी अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत से कारोबारी लोग हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो जामशोरो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिंध का, वहां एक जगह है थाना बुला खान जी, ये हमारे सारे दोस्त हैं, हम सब इकट्ठे सियासत करते रहे हैं। लेकिन अब ये इनकी जो वोट उनका मतलब मुश्किल से अगर आप काउंट करेंगे तो 2000 वोट हिंदू का है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, 3000 होगा। लेकिन वो सब पार्टियों के एमएलए की सीट वो ले जाते हैं, एमपी वो बन जाते हैं, मिनिस्टर वो बन जाते हैं। बाकी जो साउथ सिंध है, जहां पे ये जिन तबकात की बात मैं कर रहा हूं आपके गोशे गुजार, वो लोग उस प्रोसेस में बेनिफिशियरी नहीं है। सही नहीं, इसके अलावा लेकिन ये जो पार्टीज, जैसे पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, तो क्लेम तो यही होता है कि माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन उसको इंश्योर करेंगे। इसके अलावा जो पसमानदा तबकात हैं उनकी सियासत हम करते हैं। तो क्या इन तीनों पार्टी से सवाल नहीं होना चाहिए कि आप किस मेरिट के ऊपर एक ही खानदान को टिकट्स बांटते जा रहे हैं, और आज से नहीं 20 साल से बांट रहे हैं? देखिए, यही मामला है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है लोगों आइडेंटिफाई करने का, कैंडिडेट्स बनाने का, वहां उस तरह का फिल्टर कोई क्रॉस चेक नहीं होता। इन्फ्लुएंसेस होते हैं मुख्तलिफ सियासी लोगों के। और नंबर 2, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पाकिस्तान में ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम है जी। मेरा जो नुमाइंदा है वो मेरे हल्के का एमएलए है। मैं रिजर्व सीट क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि उस पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, वहां मजहबी अकलियतों की रिप्रेजेंटेशन हो, जो उनके मामले मसाइल उन तक पहुंचाए, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी अपने दौरे हुकूमत में कुछ पॉलिसीज बनाए जिससे उन लोगों की जिंदगी आसान हो। वो प्रोसेस तो खत्म है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद इस इशू पे मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। माइनॉरिटीज़ के हवाले से हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की और जिस तरह से एक ख़ानदान में 3 पार्टीज़ ने टिकट बांटे, इस पर हमने रिपीटेडली कोशिश की कि खेलदास कोहिस्तानी साहब का मौक़िफ़ आ जाए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, दस्तयाब नहीं थे। इसीलिए कंक्लूजन यही है कि कृष्णा साहब ने भी जिस तरह बात की कि माइनॉरिटीज़ के अंदर भी वो लोग जिनकी सपोर्ट है या जिनके वोट हैं, उनको ईवानों तक पहुँचाने की बजाय टिकट्स उनको मिलती हैं जिनका कारोबार अच्छा हो या जो लीडरशिप पे पैसा खर्च कर सकते हों और अपनी कारोबारी सलाहियत के बदले उनको ये टिकट्स मिल जाते हैं। तो देखा यही जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अयूब खान साहब के दौर से एक आर्गूमेंट होता है कि सियासत के ऊपर चंद ख़ानदान काबिज़ हो चुके हैं। अफसोसनाक और तशवीशनाक बात यह है कि वो माइनॉरिटीज़ जो कि पहले ही आउट नंबर्ड हैं और इसके अलावा पार्लियामान के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी सियासत और उनकी मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी अगर यही ख़ानदान काबिज़ हो गए तो उनके राइट्स और उनके जो हुकूक हैं उनको कौन इंश्योर करेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब इन तमाम पार्टीज़ को देना चाहिए। और साथ साथ ये कि इलेक्शन कमीशन को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ से जो रहनुमा आते हैं कौमी असम्बली तक, वो उस प्रोसेस से आएँ जो कि फ़ेयर हो और जो मेरिट की बुनियाद पे हो। इस सारी सूरत हाल पे हमने खेलदास कोहिस्तानी साहब को रिपीटेडली ट्राई किया कि वो अपना टेक दें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए इसको ओपन एंडेड छोड़ना पड़ेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।